खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो तकरीबन 6-7 महीने बाद घर आया था। इन दिनों उसका मुकाम मुंबई में था और इसी दौरान उसकी दोस्ती शाहद से हुई थी। और अब जब इतने महीने बाद वो घर वापस आया तो रुखशंदा को उम्मीद थी कि सब उससे शादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब जानते थे कि वो ये जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करेगा और सब खुद शर्मिंदा थे कि रुखशंदा की वजह से उसे निकाह को मजबूर किया था। अब तो नजरें भी मिलाते डरते थे। उसे आए 2-3 दिन ही हुए थे जब रुखशंदा ने सबकी तरफ से खामोशी देखी तो उसने खुद ही कदम बढ़ाया और देर रात जब वो क्लब से वापस आया तो अपने कमरे में रेशम को देखकर ठटक गया। उन दिनों उसे शराब पीने की आदत लगी थी, लेकिन तब बहुत लिमिट में पीता था। उसे लगा उसके नशे की वजह से महज ख्याल है। जो रेशम सुर्ख जोड़े में बेड पर बैठी है तभी आंखें दबाते हुए जहन पर जोर डालकर देखा और जब यकीन हुआ कि ये सच है तो उसका दिमाग भाग से उड़ा। उनके निकाह की बात महज एक झूठ थी। वो कैसे ये हरकत कर सकती थी? What the hell are you doing in my room? वो उसकी तरफ बढ़ता जोर से चिल्लाया तो वो उसकी अचानक आमद पर सहम कर उसे देखने लगी। एक पल को उसकी सुर्ख आंखों से घबरा कर बेड से उतरी, फिर अगले ही पल होश में आते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने माथे पर शिकने लिए उसे देखा। रेशम ने तकिए के नीचे से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे गुस्से से घूरते हुए पेपर खोल कर पढ़ा जिस पर लिखा था, जैन कुछ भी कहने से पहले इस लेटर को आखिर तक पढ़ना। मेरे गले में जो चेन है उसमें माइक लगा है जिसके जरिए वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है, इसलिए ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे सच पता चल जाए कि मेरा निकाह तुमसे नहीं वे से हुआ है, या ये कि तुम दोनों सब कुछ जानते हो। मेरा फोन भी हैक किया हुआ है उन लोगों ने। शायद उन्हें शक है कि मैं तुम्हें सच ना बता दूं, इसलिए उसने लेटर से नजरें हटाकर उसे देखा तो उसने गला तर करते सर हिला दिया। वो फिर से लेटर पढ़ने लगा। वेज भी यहाँ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए जैसा उसने कहा मैं वही कर रही हूँ। उसने मुझे यहाँ भेजा है। वो चाहती है तुम मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करो और मुझे बेगम साहब बनाओ। उसने आंखें घुमाई और जब्त से सांस खींची और उस ग्लास में उसने नशे की दवाई मिलाई है। तुम प्लीज वो पानी मत पीना जैन। आगे बढ़ते हुए उसने साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को देखा। उसे आदत थी रोज रात पानी पीने की और ये बात रुखशंदा जानती थी। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए अब जो करना है तुम्हें करना है। आखिरी लाइन पढ़कर उसने एक गहरी सांस लेते हुए पेपर फोल्ड करके जेब में रखा और पेशानी मसलने लगा। रेशम उस परेशानी से देखने लगी कि पता नहीं अब क्या करेगा। निकलो यहाँ से, वो उसकी तरफ देखकर सर्द लहजे में बोला और रेशम हैरान नहीं हुई क्योंकि शायद वो ये जानती थी। मैंने कहा मेरे रूम से बाहर निकलो और अगर मेरे आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू गेट दैट? आखिरी लाइन पर वो पूरी जोर से चिल्लाया तो वो एक पल को सहम गई। जैन मैं जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। उसकी बात काटता वो उसकी कलाई थामे खींचता रूम से बाहर ले गया और इसी तरह सीढ़ियों से उतरता नीचे पहुंचा। रुक जाओ शाहजैन, तुम रेशम के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। शी इज योर वाइफ नाउ। रुखशंदा ने उसका बाजू जकड़े उसे रोका जब वो उसे बाहर के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। डोंट, वो उसके हाथ को देखकर दांत पीसते हुए बोला तो उसने फौरन हाथ पीछे किया। मैं तुम्हें इस तरह उससे बेइज्जत नहीं करने दूंगी। तुमने निकाह किया है उससे, बीवी है वो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे कमरे पर हक है उसका। रुखशंदा की आवाज ऊंची हुई और घर के तमाम अफराद अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आए। एक नहीं 1000 बार कह चुका, मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें। अगर किसी दिन मैंने लिमिट क्रॉस कर दी तो सारे लिहाज भी भूल जाऊंगा। वो रेशम की कलाई छोड़े अब रुखशंदा की तरफ मुड़ा। शाहजैन ये क्या बदतमीजी है? वो माँ है। उसके डैड गुस्से से आगे बढ़े तो उसने उनकी बात काटी। नो, शी इज नथिंग फॉर मी। आपका चाहे जो रिश्ता हो लेकिन मेरी ये कोई नहीं लगती। वो उनकी तरफ अपनी सुर्ख आंखें किए बोला। दादी साहब घबरा के आगे बढ़ी। शांत हो जाइए बेटा, इस तरह बात नहीं करते, उसे समझाते हुए कहा तो उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। मुझे ये लड़की अपने आसपास भी नहीं चाहिए
और किसी ने भी इसका नाम मेरे साथ जोड़ना चाहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक झूठ फरेब की बिना पर जुड़ा नाम का रिश्ता है जिसे मैं नहीं मानता। वो दादी साहब की तरफ देखकर कहता आखिर में तमाम लोगों पर नजर डाले बोला, जिनको आंखों में आजकल अपने लिए एक अजीब सी चमक देख रहा था जो उसके सामने रेशम का जिक्र करते होती थी। तुम्हारे नाम मानने से सच्चाई नहीं बदल जाती शाहजैन। रेशम तुम्हारी बीवी है, तुमने उससे निकाह किया है, रिश्ता जोड़ा है। रुखशंदा ने आवाज बुलंद की, रिश्ता जोड़ा है तो तोड़ भी देता हूँ, तब तो कोई मसला नहीं ना। वो संजीदगी से बोला और वो समझ भी नहीं पाई कि आखिर उसका मतलब क्या है जब वो बोला, मैं अभी इसी वक्त सबके सामने इसे तलाक देकर इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। सुन लिया सबने? वो सर्द लहजे में बोलता रेशम को देखने लगा तो अपनी जिंदगी का यूं तमाशा बनने और रो रही थी। जब रिश्ता था ही नहीं तो उसके टूटने का सवाल ही कहाँ उठता था। लेकिन जिस गलतफहमी पर यह बात चली थी उस गलतफहमी को उसने अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश की कि वो सच बताकर रेशम की मुश्किल भी बढ़ा सकता था। इस लड़की से मेरा ना कोई रिश्ता था ना कभी होगा। उसके बाद भी अगर किसी ने इसका नाम मेरे साथ जोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। सब सुन खड़े थे और सबसे ज्यादा रुखशंदा। जब वो बोला खामोश हवेली में उसकी आवाज गूंजी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। दादी साहब उसे अपनी बात खत्म करके बाहर जाते देखकर सर पकड़कर बैठते हुए बोली, इस तरह तमाशा करके और चंद लफ्ज कहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते तुम। मत भूलो इस तरह तलाक देना गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। उसके कदमों को रुखशंदा की आवाज ने रोका। आई डोंट केयर, जिसको नहीं मानना ना माने। वो पलट कर बोला, एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहा है आपका बेटा और आप खामोश खड़े हैं, क्या ये सही है? उसने अपना रुख उसके डैड की तरफ किया तो धीरे से हंसा। सही गलत का सवाल भी उस शख्स से कर रही हैं जो अपनी बीवी के साथ इंसाफ न कर सका। तल्ख लहजे में तंज किया तो शाहजेब ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा। जैन, वो उसे धाड़े और उसकी तरफ बढ़े तो फिर दादी साहब बीच में आ गई। रुक जाओ, बात को बढ़ाकर तमाशा मत बनाओ, खत्म करो इस किस्से को, उन्होंने अपने बेटे को देखकर कहा। और ये जो नशे में धुत यहाँ अपने बाप को बेइज्जत कर रहा है, इससे पूछिए कि आखिर क्यों इतनी नफरत है इसके दिल में हम सबके लिए। वो उसकी तरफ देखते गुस्से से बोले तो उसने सर झटका। इस फजूल सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानती है। फिलहाल आप अपनी दूसरी बीवी से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम चाहते हो मैं खामोश एक लड़की की बर्बादी देखती रहूं जिसे तुम अपने ईगो के पीछे तबाह कर रहे हो? रुखशंदा ने अपनी तरफ वार करते देखकर फौरन बात संभाली। इतनी शराफत भी मत दिखाइए, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। कम से कम अपना माजी याद कर लिया करें। वो उन्हें सर्द निगाहों से देखते हुए बोला और कुछ भी सुनने से पहले बाहर चला गया। वहां मौजूद हर कोई खामोश था क्योंकि सब जानते थे कि बोलने का कोई फायदा है नहीं। और वेज जो उसके मामले में बोला करता था दादा साहब के साथ बाहर गया हुआ था। अगले दिन सुबह ही वो किसी से बिना पूछे या बताए कनाडा जाने का फैसला किए घर से निकलने लगा। ये बात जब दादी साहब को पता चले तो उन्होंने उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की। सबने ही अपनी तरफ से समझाना चाहा लेकिन उसे कब समझ आनी थी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह भाग के पीछा छुड़ा लोगे? रेशम को तो अपनाना ही होगा तुम्हें। वो बैग कंधे पर डालता रूम से बाहर निकला तो रुखशंदा ने उसका रास्ता रोकते हुए गोया उसे चुनौती दी। उसकी पेशानी की रगें उभरी। चैलेंज कर रही हैं आप मुझे? ठहरे लहजे में कहा। चैलेंज ही समझ लो, रुखशंदा ने हाथ बांधते हुए कहा। जोर आजमा कर देख लें, मुझे झुका नहीं पाएंगी कभी। वो तो तब पता चलेगा जब एक दिन तुम पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी कबूल करोगे और अपना सर झुकाकर मुझसे नजरें बचाओगे। उसने फौरन जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो समझना जैन तुम्हारा गुलाम हो गया। वो सुर्ख आंखों से घूरता उसका चैलेंज कबूल करता वहां से निकल गया। रुखशंदा मुस्कुरा दी। वो समझ नहीं पाई कि ये चैलेंज देना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रुक जाइए बेटा, इस तरह गुस्से में घर नहीं छोड़ दिया करते, कम से कम हमारे लिए रुक जाइए। सीढ़ियों से नीचे कदम रखते ही दादी साहब उसके सामने खड़ी बोली। उसने गहरी सांस ली। मैं यहाँ नहीं रह सकता, जाने दे मुझे, आई हैव टू गो। दम घुटता है मेरा यहाँ। उसने जब्त से सांस रोके सिर्फ इतना कहा और उनके आगे सर झुकाया। लेकिन वो साकित खड़ी रही तो खुद ही उनका हाथ अपने सर पर रखता, फिर होंठों से लगाया और बाहर निकल गया। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि अब भी तुम वो खबर नहीं लाए
जिसके लिए मैं महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। उसका झुका सर देख के खान ने उसे जांचते हुए पूछा। वो सर नहीं उठा पाया। रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन काम के मामले में मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करता, और ये काम तो खान की जिंदगी से भी बढ़कर है, इसलिए इनकार करने की गलती मत करना। उसका कॉलर जकड़े सर ऊपर करता बोला, उसकी शादी हो गई खान, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। तो एक लम्हा खान को सुन कर गया। ऐसा कैसा हो सकता है? कौन है जिसने खान के इरादों को ललकारा? वो गायब दिमागी से कहता जोर से धाड़ा, कौन है वो? कोई राहील नाम का लड़का है, मेरी अम्मी की दोस्त का बेटा। वो उसे नहीं जानता। मुझे आज ही खबर मिली है। हमारे पुराने खबरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए ये बात मुझे यहाँ आकर मालूम हुई। मैंने उसे उठवाने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में आ गया और हमारे आदमी पकड़े गए। ज़ुहैब ने उसे तफसील से बताया। हालांकि उसे ऐना के निकाह की बात बहुत पहले मालूम हो गई थी, लेकिन उसने दानिस्ता झूठ बोला कि सच बोलने पर उसकी जान जाती, और उस वक्त वो वापस आकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डाल सकता था कि दुनिया की नजर में तो मर चुका था। उसकी जिंदगी तमाम कर दो। जिसने खान की मोहब्बत को उससे छीनने की कोशिश की, उस लड़की के वजूद, उसकी तकदीर, उसकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ खान की मलकियत है, और मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, जल्द से जल्द। सुना तुमने? वो उसे देखता गुस्से से बोला, मैं पता लगा रहा हूँ खान कि वो उसे कहाँ लेकर गया है। जल्द ही आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। उसने सर झुकाए जवाब दिया। जानता था ऐना के मामले में वो आदमी कितना जनूनी हो चुका है। पता लग गया। उसका साथी पाशा वहां आते हुए बोला और एक तस्वीर खान की तरफ बढ़ाई। ये तो मलक का घर है। ज़ुहैब ने जैन की तस्वीर को देखकर फौरन कहा और पाशा को देखा। इस लड़की के शोहर शाहजैन मलक का घर है। उसने दांत पीसते जताते वाले अंदाज में कहा कि वो ये बात जान कैसे ना पाया। वो कोई राहील नहीं, शाहजैन मलक है। अब तक राहील बनकर वहां रह रहा था। अब वो खान की तरफ देख रहा था, जो हैरान भी था और गुस्सा भी। कहीं ये हमारे साथ कोई क्रॉस गेम तो नहीं खेल रहा? क्या इसे पता है कि हम रुखशंदा के साथ इन्वॉल्व हैं? ज़ुहैब ने पूछा। उसे ये बात पता होती तो सबसे पहले रुखशंदा को मार देता। पाशा ने जवाब दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मुझे बस उसकी लाश देखनी है। उसका सर मुझे मेरे कदमों में चाहिए। जिसने मेरी थाली को जूठा किया। खान उनकी बात काट कर बोला, अगर शाहजैन को मार दिया तो मलकों को हराने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाशा ने उसके गुस्से के बावजूद अपनी बात कहना जरूरी समझा। दोनों ने गौर से उसे देखा। वो उस खजाने की चाबी है। इतने करीब पहुंचकर अपने हाथों से जाया कर देना बेवकूफी से कम नहीं। पाशा उसकी तरफ देखकर बोला, कहना क्या चाहते हो? जहां इतना इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। इस महीने की 20 तारीख को उसकी ताजपोशी की रस्म अदा की जा रही है। उसके बाप का पैगाम है। न्यूज़पेपर आगे उसके हाथ में थमाते हुए कहा, जिस पर शाहजैन की क्राउनेशन सेरेमनी के बारे में लिखा हुआ था। एक बार वो सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ गई, उसके बाद शाहजैन को मारकर तुम अपनी मलकियत भी हासिल कर लेना। एक तीर से दो निशाने। पाशा ने अपने कमीने दिमाग की चाल पेश करते ज़ुहैब की तरफ जताने वाली नजरों से देखा। उसे नीचा दिखाकर खान के लिए खास बनना पाशा का पहला मकसद था। लेकिन कैसे मुमकिन है कि इसके बाद वो दौलत रेशम के नाम आएगी? अब तो उसने ऐना से भी शादी कर ली। वो भी पाशा को उसी के अंदाज में देखता बोला, इस मुल्क में सब काम ईमानदारी से नहीं होते, कुछ काम पैसे से भी हो जाते हैं। वो सब मैं संभाल लूंगा। बस एक बार ताजपोशी हो जाए, और फिर दौलत रेशम के जरिए मिले या ऐना के जरिए, हमें तो मलकों को नीचा गिराना है। किसी भी तरह पाशा ने खान की सवालिया नजरों पर जवाब तफसील से दिया तो उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर पेपर वापस उसे थमा दिया। उनके जाने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठता टेबल से उसकी तस्वीर उठाकर उस पर उंगलियां फेरने लगा। मेरी जान, बस और थोड़ा इंतजार, इसके बाद ये दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। बहुत जल्द खान तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगा। उस 45 साला मर्द ने अपनी हवस को मोहब्बत नाम दिया था। उसके कानों में 19 साल की एक लड़की की खिलखिलाती हंसी और हाथों में उसके घने बालों का नरम सा एहसास जागा और आंखों की चमक बढ़ती गई।